भाई इंडस्ट्री एंड ट्रेड का। आज की क्लास में हम इंडस्ट्री एंड ट्रेड पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इंडस्ट्री शब्द का मतलब बता देती हूँ। तो इंडस्ट्री बेसिकली एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि डील करती है रॉ मटेरियल के प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग से, यानी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बाजार में बेचने का काम कर रही है। दैट इज नोन एज इंडस्ट्री। ठीक है, तो प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री एंड ट्रेड में हम बेसिकली इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है। तो इंडस्ट्री का मतलब सिंपल, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच डील्स विद, जो किससे डील करती है गाइस, विच डील्स विद प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो भी रॉ मटेरियल है उसका प्रोसेस से, जो भी रॉ मटेरियल है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने से, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड उससे हमारे गुड्स का प्रोडक्शन करने से, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इससे डील करती है इंडस्ट्री। ठीक है, काफी तरीके की इंडस्ट्री आपने देखी होगी। स्टील इंडस्ट्री होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, डिफरेंट तरीके की इंडस्ट्रीज हमारे मार्केट में होती हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है गाइस, इनका काम होता है कि हम रॉ मटेरियल को लाएं, उसे प्रोसेस करें और प्रोसेस करने के बाद बेटा उसे ले जाकर बाजार में बेचें, या फिर उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करने के बाद उसे ले जाकर बाजार में बेचें। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी बहुत जगह होती है भाई। अगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, देखो सबसे पहली और सबसे मॉडर्न इंडस्ट्री जो कि बनी इंडिया में, वो बनी थी टिस्को, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कहते हैं। टिस्को बनी थी जमशेदपुर में 1907 में, और ये कही जाती है सबसे पहली मॉडर्न इंडस्ट्री हमारे इंडिया की। तो याद रखिएगा, द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया की कौन सी है, तो फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया की है टिस्को, जो कि जमशेदपुर में लगी थी, 1907 में लगी थी। अब जब इंडस्ट्रीज, शुरू में तो इंडस्ट्रीज कम थी, ठीक है, धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का टारगेट दिया गया था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में तेजी से इंडस्ट्री क्या हुई, ग्रो हुई, तेजी से इंडस्ट्री आगे बढ़ी। और जब सेकेंड 5 ईयर प्लान में तेजी से इंडस्ट्री बेटा आगे बढ़ी, तो हमें इंडस्ट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की भी जरूरत पड़ी। बिकॉज विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन हम इंडस्ट्री को नहीं समझ सकते भाई। बहुत वाइड वैरायटी है, काफी सारी जगह इंडस्ट्रीज ऑपरेट हो रही है, तो भाई इसके कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, कुछ लाइसेंस, कुछ तो होना चाहिए था ना। बिकॉज अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसको संभालने के लिए हमें उतनी ही सारी पॉलिसीज की जरूरत पड़ी, और इसीलिए मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ एक टर्म जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे मार्केट में आया। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंपल मीन्स होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि नेसेसरी होते हैं एक इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए। यानी हमारी अगर एक इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री को ऑपरेट करना है, उस इंडस्ट्री को सक्सेसफुल ऑपरेट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में लाई गई। सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो सेटअप किया गया वो 1948 में किया गया था, और वो किया गया था एसपी मुखर्जी के द्वारा। एसपी मुखर्जी जो है वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे उस टाइम। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर सबसे पहली हमारे लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई वो एसपी मुखर्जी के द्वारा बनाई गई, 1948 में बनाई गई।
और उसके बाद से लेकर आज तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5 बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन चुकी है, जिसमें से सबसे फेमस 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो वो 5 साल मैं आपको बता दे रही हूँ कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एक बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी 1948 में, जो कि सबसे पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी। 1948 के बाद 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी पड़ी, फिर उसके बाद 1977 में एक बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1980 में भी एक बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, और 1980 के साथ साथ 1991 में भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी। तो बेसिकली अभी तक अगर हम बाजार की बात करते हैं तो अभी तक हमारे इंडिया में 5 बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन चुकी है। और ये 5 बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन कौन सी बन चुकी है, तो एक बार 1948 में बनी थी, एक बार 1956 में बनी थी, एक बार 1977 में बनी थी, एक बार 1980 में बनी थी, और एक बार 1991 में बनी थी। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से सबको, यस और नो? तो बेसिकली यहां पर सिर्फ अभी मैंने 2 टर्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको समझा। एक तो होता है व्हाट इज इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री यानी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है और गुड्स का प्रोडक्शन करता है, और ये बाजार तक गुड्स ले जाने का काम करता है, दैट इज नोन एज इंडस्ट्री। अब सबसे पहली इंडस्ट्री मैंने आपको बताई, द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री जो कि हमारे इंडिया में सेटअप हुई थी, वो थी टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, टिस्को कहा जाता है। ये सबसे पहली मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप हुई थी हमारे इंडिया में। ओवर द टाइम पीरियड जब हम ये देख रहे थे कि हमारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके ग्रो हो रही हैं, तो हमें उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ी। रूल्स एंड रेगुलेशन की क्यों जरूरत पड़ी हमें? क्योंकि भाई हम देख रहे थे कि मार्केट में जितनी तेजी से इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो होता जाएगा, हमें उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस और लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी, और तभी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का जन्म हुआ। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या होती हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वो सेट ऑफ रूल्स होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो कि इंडस्ट्रीज को वर्क करने में मदद करता है। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर वर्क कर रहा है ना, इस इंडस्ट्रियल सेक्टर के वर्क करने में या उसको काम करने में मदद करता है। क्या? उसको काम करने में मदद करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर की पॉलिसीज। सबसे पहली इंडस्ट्रियल सेक्टर की पॉलिसी 1948 में बनाई गई एसपी मुखर्जी के द्वारा, जो कि उस टाइम के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। और तब से लेकर अब तक हमारे इंडिया में 5 बार इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई गई। 1948 में, 56 में, 77 में, 1980 में और 1991 में। याद रखिएगा, जब 1991 की बात करते हैं तो ये सबसे फेमस पॉलिसी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दी गई थी, जिसका नाम पड़ा था एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, जो कि आप सबको मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में एलपीजी का टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ओके, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, यस और नो? भाई यहां तक तो बिल्कुल सिंपल था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सेटअप किया है, तो हमें इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है, उसके लिए हमें उसकी ग्रोथ को मेजर करने के लिए कोई इंडेक्स तो चाहिए ना। भाई हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना ग्रो हो रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है, तो इसकी ग्रोथ के लिए हमें कुछ ना कुछ इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इजाद किया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रीज के लेवल को, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लेवल को मेजर करने का काम करता है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि शॉर्ट टर्म चेंजेस बताता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में, और ये बताता है कि हमारी एक गिवन टाइम पीरियड में आईआईपी क्या बताता है, एक गिवन टाइम पीरियड में एक गिवन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ शॉर्ट टर्म मार्केट में क्या, शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्शन के चेंज हो रहा है,
इसको बताने का काम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा बनाया जाता है और इसका बेस ईयर होता है 2011 से 12। ये 2011 से 12 को बेस मानकर, आधार मानकर, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में प्रोडक्शन लेवल चेंज हो रहा है उसके ट्रेंड को मेजर करने का काम करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? हाँ या ना बच्चे? तो यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लिख दे रही हूं मैं ताकि आप सब लिखें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या मेजर करता है? ये जो है शॉर्ट टर्म चेंजेस मेजर करने का काम करता है। किसमें? शॉर्ट टर्म चेंजेस लेवल ऑफ प्रोडक्शन में। कहां पर? हमारी इंडस्ट्रीज में। हमारी इंडस्ट्री में एक गिवन टाइम पीरियड में एक गिवन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ क्या लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है उससे मेजर करने का काम क्या करता है? उससे मेजर करने का काम करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, याद रखिएगा इसे मंथली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, हर महीना कैलकुलेट किया जाता है और इसे कैलकुलेट करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसे कैलकुलेट करने का काम कौन करता है गाइस? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो इसे कैलकुलेट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इस समय बेस ईयर क्या लिया जाता है, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बेस ईयर यानी आधार वर्ष लिया जाता है 2011 से 12। ये 2011 से 12 को आधार मानकर हमारे लेवल इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन का लेवल चेंज हो रहा है उससे मैनेज करने का काम कौन करता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करता है। ठीक है, डन है बच्चे? और याद रखिएगा ये कितने आइटम्स पर बेस्ड होता है बच्चे? तो ये 839 आइटम्स पर बेस्ड होता है। 839 आइटम्स पर बेस ईयर 2011 से 12 को लेकर इसे कैलकुलेट किया जाता है, मंथली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। कौन कैलकुलेट करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसे कैलकुलेट करता है। ये शॉर्ट टर्म चेंजेस को मेजर करने का काम करता है, जो भी हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उस पर क्या शॉर्ट टर्म बदलाव आ रहा है उससे मेजर करने का काम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, वहीं पर हमारी इंडस्ट्रीज में याद रखिएगा कुछ कोर सेक्टर्स भी कहे जाते हैं। कुछ कोर सेक्टर्स जो कि हमारी पूरी इंडस्ट्रीज का लगभग 40% का मार्जिन लेकर आता है। हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पेट्रोलियम है, इनर्जीज है, ठीक है, फूड इंडस्ट्री है, तमाम इंडस्ट्री है। अगर तुम आसपास देखोगे इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो इन सारी इंडस्ट्रीज में हम 8 कोर सेक्टर डिफाइन करते हैं। कोर सेक्टर मतलब होता है कि ये वो 8 सेक्टर है जो मिलकर मैक्सिमम वेटेज उठाते हैं इंडस्ट्री का। ये 8 मिलकर 40% का वेटेज उठाते हैं ऑल ओवरऑल इंडस्ट्री का। अब वो 8 कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो मिलकर हमारे पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर का 40% वेटेज उठाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, खुशबू पूछेंगे मैम ये 839 आइटम बेस्ड मीन्स क्या होता है? देखो 839 आइटम्स बेस्ड मतलब होता है कि भाई प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे, जैसे कि इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन अब इतने सारे प्रोडक्ट्स हम सबको लेकर तो इन्फ्लेशन मेजर नहीं कर सकते। तो हमें कुछ आइटम्स की जरूरत पड़ती है कि भाई हम इतने आइटम्स में इन्फ्लेशन मेजर करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल इन्फ्लेशन को। बस इसी तरीके से बिकॉज इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा एरिया है,
आइटम्स, प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा हैं, तुम कितने प्रोडक्ट में चेंजेस निकालोगी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में? तो याद रखिएगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर्टिकुलर 839 आइटम्स पर बेस्ड होता है। इन आइटम्स पर चेंजेस मेजर करने का काम करता है आईआईपी। समझ में आया अच्छी तरीके से? ठीक है, तो मैं यहां पर आपको कोर सेक्टर भी एक बार बता रही थी। कोर सेक्टर क्या होता है? मैंने आपको बताया कोर सेक्टर यानी मेन सेक्टर्स। तो कोर सेक्टर हमारे इंडस्ट्रीज में कितने होते हैं बच्चे? कोर सेक्टर्स हमारे इंडस्ट्रीज में होते हैं 8, और ये 8 कोर सेक्टर लगभग हमारी इंडस्ट्री का, ओवरऑल इंडस्ट्री का 40.27% वेटेज लेता है। यानी कुल मिलाकर ये टोटल हमारी इंडस्ट्री का कितना वेटेज लेता है? कुल मिलाकर ये टोटल हमारी इंडस्ट्री का वेटेज लेता है 40.27% का। अब इस 8 सेक्टर्स में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें पहला आता है कोल, फिर आता है इसमें क्रूड ऑयल, कोल आता है इसमें, फिर उसके बाद इसमें आता है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के बाद इसमें आता है पेट्रोलियम के अलावा इसमें आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिर इसमें आता है फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के बाद इसमें आता है स्टील, फिर उसके बाद आता है इसमें सीमेंट, ठीक है। तो ये है बेटा टोटल 8 सेक्टर्स, ठीक है। जो 8 सेक्टर है, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक ही में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए 8 सेक्टर्स है जो कि कोर सेक्टर्स कहे जाते हैं, जो कि मिलकर हमारा 40.27% का वेटेज उठाता है, ठीक है। डन, समझ में आ गया? हाँ जी बच्चे, इतना समझ में आ गया? तो भाई ये 8 सेक्टर्स लिख लिए मैंने यहाँ पर आपको कोर सेक्टर बताया, इंडस्ट्री बताया और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताई, ठीक है। मैम फैक्ट्री और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, इंटरचेंज करके आप वर्ड यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं होता है फैक्ट्री और इंडस्ट्री में। आप इंटरचेंज करके इसे आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले इसे लिख लो, इतना लिखो, लिख के कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पता होना चाहिए, महारत्न, मिनी रत्न, ये कंपनी नवरत्न, ये कौन सी कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाऊंगी, सबसे पहले इससे पहले लिखकर कंप्लीट करो सारे के सारे स्टूडेंट। लिखने के बाद डन कहते ना बच्चे, ताकि हम आगे बढ़े। लिख लो बच्चे, लिखने के बाद डन कह देना। डन, हाँ जी बच्चे, लिख लिया?
ओके नाइस, चलो आगे लिखो। लिख ले भाई, इतना लिख लो। मैम एग्रीकल्चर चैप्टर आता है? नहीं बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ भी नहीं है, ना कुछ खास इसमें आता है, ठीक है, इसीलिए मैं इंडस्ट्रीज पढ़ा रही हूँ आपको। इसे लिख लो बच्चे, लिखने के बाद डन कह देना। डन, चलो बढ़िया, इतना लिखो फिर। डन है भाई? सॉरी, लिख लिया गाइस? परफेक्ट। चलो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज की, जिसमें सबसे पहले मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी महारत्न कंपनी। आपने 3 कंपनीज पढ़ी होंगी, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। भाई ये 3 कंपनीज कैसे क्लासिफाई होती हैं और तीनों कंपनीज को क्या अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, हम उस बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहां पर देखो महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी का सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला क्या होना चाहिए कि उसके पास नवरत्न कंपनी का स्टेटस होना चाहिए। महारत्न कंपनी का सबसे पहला चीज क्या है कि बच्चे उसके पास क्या होना चाहिए, नवरत्न कंपनी का स्टेटस होना चाहिए, यानी नवरत्न कंपनी की कैटेगरी में तो पहले हो, तभी तुम महारत्न कंपनी तक पहुंच सकते हो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, मस्ट बी लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, यानी क्या कहा गया है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए विद द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर द सेबी रेगुलेशन, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जितना भी शेयर होल्डिंग्स यानी पब्लिक शेयर होल्डिंग्स का मिनिमम प्रिस्क्रिप्शन रख रखा है कि भाई अगर एक इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री को कितना मिनिमम इनिशियल पब्लिक ऑफर क्रिएट करना है। वर्ड समझ में आ रहा है? इनिशियल पब्लिक ऑफर फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ चुके हो। तो एक सेबी का क्या होता है कि भाई एक इंडस्ट्री बन रही है तो उसके पास कितना मिनिमम जो है होना चाहिए, कितना मिनिमम इनिशियल पब्लिक ऑफर या शेयर होल्डिंग्स होनी चाहिए उसमें पब्लिक में। तो जितना भी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड है सेबी के द्वारा उतनी शेयर होल्डिंग के साथ ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना जरूरी है। ये इसका दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तीसरा, इसका एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ मोर देन 5,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, यानी कहा जा रहा है कि इसका
पिछले 3 साल मिलाकर जो एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट है टैक्स के बाद, आफ्टर टैक्स यानी टैक्स वैक्स के बाद, इसका जो एनुअल नेट प्रॉफिट है हाथ में जो आ रहा है, यानी सब कुछ हटा दो, टैक्स हटा दो, सब कुछ हटाने के बाद आपका जो एवरेज नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स वो पिछले 3 साल का मिलाकर 5000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको एक महारत्न कंपनी का स्टेटस मिल सकता है। इसके अलावा की अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा आपका एनुअल एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़ और ज्यादा होना चाहिए। यानी एक तो तुम्हें प्रॉफिट की कंडीशन दी गई है, यानी तुम्हारा एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 3 साल का मिलाकर 5,000 करोड़ होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा इसका क्राइटेरिया कहा गया है कि आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ होना चाहिए, 25,000 करोड़ लास्ट 3 ईयर में। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुको। हेलो, सॉरी। तो अब यहां पर देखो, महारत्न कंपनी में मैं बता रही थी कि एवरेज टर्नओवर पिछले 3 साल का 25,000 करोड़ होना चाहिए। इसके अलावा इन दोनों में से कोई एक पॉइंट होना चाहिए, यानी और शब्द लिखा हुआ है, या तो आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ तक होना चाहिए पिछले 3 साल में, या फिर आपकी एवरेज नेट वर्थ होना चाहिए 15,000 करोड़ की पिछले 3 साल की। यानी इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया, यानी या तो आपका पिछले 3 साल का एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा का हो, या फिर आपकी नेट वर्थ पिछले 3 साल की 15,000 करोड़ से ज्यादा की हो। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट हो। आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 करोड़ पिछले 3 साल का हो, ठीक है। तो ये है आपके लिए कि आपको इससे महारत्न कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा और आपकी ग्लोबल प्रेजेंस हो, इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी हो। तो ये है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पीछे फिर से देखो। यहां पर मैंने कहा नवरत्न का स्टेटस होना जरूरी है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना जरूरी है, आपका एनुअल एवरेज टर्नओवर आफ्टर टैक्स या सॉरी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 करोड़ से ज्यादा पिछले 3 साल का होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट होना चाहिए, या तो एनुअल टर्नओवर आपका 25,000 करोड़ से पिछले 3 साल से ज्यादा का होना चाहिए, या 15,000 करोड़ पिछले 3 साल का आपका एनुअल नेट वर्थ होना चाहिए, और आपकी ग्लोबल प्रेजेंस है। तो अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आपको एक महारत्न कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा। इतना समझ में आया बच्चे? हाँ जी गाइस, इतना समझ में आया? यस और नो? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक महारत्न कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स के क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर एक महारत्न कंपनी है तो बेटा वो अपनी तरफ से 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकती है अपने 5,000 करोड़ के प्रॉफिट के बदले। यानी अगर तुम्हारी वर्थ 5,000 की है तो उसके अगेंस्ट तुम 1,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अपने आप में ले सकते हो बिना किसी सरकार के परमिशन के। यानी 1,000 से 5,000 करोड़ का आप अपनी तरफ से डिसीजन ले सकते हो इन्वेस्टमेंट का। इसमें आपको सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। ये बेनिफिट मिलता है एक महारत्न कंपनी को। और क्या बेनिफिट मिलता है? और ये बेनिफिट मिलता है
कि वो अपने आप ही वो फ्री है अपने आप का इन्वेस्टमेंट डिसाइड करने के लिए। जितना भी उनका प्रोजेक्ट है उसकी जो भी नेट वर्थ है उसका 15% का इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो फ्री है। यानी इसके लिए आपको सरकार से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी आप जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो उस प्रोजेक्ट का 15% का जो नेट वर्थ है उसका 15% जो है आप अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नहीं तो आप 1000 से 5000 करोड़ के बीच का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। ये आपके ऊपर है। सरकार कह रही है हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे बिकॉज आपको एक महारत्न कंपनी का क्या मिला है, दर्जा मिला है। ठीक है, अब कितनी महारत्न कंपनी है हमारे इंडिया में, तो ये लिखी हुई है हमारे इंडिया में टोटल 10 महारत्न कंपनी है, 10 महारत्न कंपनी है हमारे इंडिया में। कौन कौन सी? एक है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, ये है एक महारत्न कंपनी हमारे इंडिया की। नेक्स्ट ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये है 10 महारत्न कंपनीज हमारे इंडिया की। ठीक है, डन। अब यहां से ये पूछा जा सकता है, 4 आपको कंपनी का नाम लिख के दे दिया गया, आपको इसमें से पहचाना इन चारों में से महारत्न कंपनी कौन सी है। तो ये 10 नाम आपको बेटा रटने पड़ेंगे, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल, गेल, इसमें से मैक्सिमम बल्कि 10 नाम आप जानते होंगे। ये 10 कंपनी हमारे इंडिया में महारत्न कंपनीज के स्टेटस में है। ठीक है, डन। अच्छी तरीके से समझ में आया व्हाट इज महारत्न कंपनी? सारे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया? नाम लिख लो कौन कौन सी कंपनीज जो है वो महारत्न कंपनीज है। लिख लो बच्चे जल्दी से। महारत्न कंपनीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है वो भी लिख लो। उसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए कि उन्हें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। और टोटल हमारे इंडिया पे फिलहाल कितनी महारत्न कंपनी है? तो टोटल हमारे इंडिया में 10 महारत्न कंपनीज है। ठीक है, डन। लिख लो बच्चे। यस, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। लिख लो, पहले इसे लिख के खत्म करो फिर हम आगे बढ़े। इसे लिख लो बच्चे। डन हो गया गाइस? लिख लिया सबने? ओके, ये भी लिख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वैसे तो मैं तुम लोगों को वो दे दूंगी, इसका पीडीएफ तो वैसे भी शेयर करूंगी क्लास के बाद, लेकिन कुछ कुछ मेन चीजें जो आपको लिखनी है वो लिख लो। जो कुछ कुछ मेन चीजें लिखनी है बच्चे वो लिख लो। डन। मैम महारत्न कंपनी पब्लिक सेक्टर की होती है, हाँ जी। डन हो गया, गुड। चलो से लिखो। डन है गाइस?
गुड, नेक्स्ट से लिखो। गुड, चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं नवरत्न कंपनीज। अब नवरत्न कंपनीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ है? देखो, नवरत्न कंपनी बनने के लिए आपको एक मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप मिनी रत्न हैं तो आप नवरत्न बन सकते हैं, और अगर आप नवरत्न हैं तो आप महारत्न कंपनी बन सकते हैं। यानी ये तो बेसिक है, सबसे छोटा अगर है तो पहले तुमको मिनी रत्न बनना है, फिर मिनी रत्न है तो तुम नवरत्न में प्रमोट हो सकते हो, और अगर नवरत्न बन चुके हो तो महारत्न में जा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस होना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके पास 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए अपने बोर्ड में बिफोर इट कैन बी मेड अ नवरत्न। यानी एक मिनी रत्न कंपनी होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास 4 इंडिपेंडेंट बोर्ड होना चाहिए, डायरेक्टर्स होना चाहिए अपने बोर्ड में। उसके बाद आप एक नवरत्न कंपनी बन सकते हो। A score of 60 out of 100 is required based on parameter which are given below। यानी 100 में से आपको 60 स्कोर होना चाहिए इनमें, यानी आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स, टोटल मैन पावर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विस, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। ये सातों क्राइटेरिया लिख कर दिए गए हैं। इन सातों क्राइटेरिया को मिलाकर 100 में से 60 स्कोर है, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बोर्ड में, और आप मिनी रत्न का स्टेटस पा चुके हो। अगर ये है तो आप नवरत्न कंपनी कहला सकते हो, और अगर तुम नवरत्न कंपनी कहला सकते हो, उसके आगे तुमने डिफरेंट क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए, तो तुम महारत्न कंपनी तक भी पहुंच सकते हो। मैं टर्नओवर और नेटवर्थ में क्या डिफरेंस है बेटा? टर्नओवर इज द टोटल टर्नओवर। टर्नओवर यानी सब कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक इंडस्ट्री है, मैंने 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे और मुझे मिला मान लो 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए मुझे 5 प्रोडक्ट को या 500 प्रोडक्ट को बेच के मिला, तो ये टर्नओवर कहलाएगा। लेकिन अब नेटवर्थ यानी अब इसमें हमारा प्रॉफिट क्या है? नेटवर्थ यानी अब इसमें से टैक्सेस हटाओ, बाकी चीजें हटाओ, तो हमारा नेटवर्थ निकल के आएगा। फिर उसके बाद उसमें से हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, यानी टोटल पहले टर्नओवर होता है, फिर टर्नओवर से टैक्सेस वगैरह हटा के नेटवर्थ आएगा, नेटवर्थ से भी और सारी चीजें डिडक्ट करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, डन। तो टर्नओवर को तुम एक तरीके से टोटल कह सकते हो, जिसमें से अभी कोई चीज हटाई नहीं गई है। ये स्टेटस चेंज होते हैं या फिक्स रहते हैं? ऑफ कोर्स चेंज होते रहते हैं। अब तुम मिनी रत्न हो, तुमने तरक्की कर ली, तुम नवरत्न बन गए, तुमने और तरक्की कर ली, तुम महारत्न बन गए, चेंज होते रहते हैं स्टेटस, ठीक है, ओके। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? ये सातों जो पॉइंट्स दिए गए, इन सातों में जो 100 आपका स्कोर है, उसमें से 60 स्कोर, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपके बोर्ड में, और साथ ही साथ आपको मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस है, तो आप एक नवरत्न कंपनी कहला सकते हो। अब नवरत्न कंपनी का बेनिफिट क्या होता है? नवरत्न कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है 1000 करोड़ तक का विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट अप्रूवल, यानी बिना किसी सरकार के अप्रूवल के आप 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। यानी महारत्न में आपको 5000 की लिमिट दी गई थी, यानी बिना किसी सरकार के इंटरफेरेंस और परमिशन के आप 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर जो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो उसकी जो नेट वर्थ है उसका 15% भी इन्वेस्ट कर सकते हो बिना सरकार के परमिशन के। ये तो महारत्न कंपनी का बेनिफिट था। नवरत्न कंपनी का बेनिफिट है कि आपको 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट बिना किसी एक्सप्लिसिट सरकार की अप्रूवल के साथ आप कर सकते हो, ठीक है, डन। अब कौन कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है हमारे इंडिया की? तो इंडिया की 14 नवरत्न कंपनी है। 14 नवरत्न कंपनी का नाम मैंने यहां पर लिख दिया है। कौन कौन सी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है,
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है, नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, NLC इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 14 कंपनीज हैं जो कि नवरत्न कंपनीज हैं हमारे इंडिया की। महारत्न टोटल कितनी कंपनीज थी? 10। और नवरत्न टोटल कितनी कंपनीज हैं? 14 टोटल कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी तुम लोगों के PDF में लिखी हुई है, तो याद रखना PDF में आपको क्लास के बाद अपलोड कर दूंगी, वहां से इसके नोट्स बना देना। महारत्न कंपनी समझ में आ गया, नवरत्न कंपनी समझ में आ गया। अब चलो मिनी रत्न की भी बात कर ले। मिनी रत्न कंपनी में 2 कैटेगरीज होती हैं बच्चे, 2 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हैड मेड प्रॉफिट कंटिन्यूअसली फॉर 3 ईयर, यानी 3 साल तक अपने लगातार प्रॉफिट कमाया है, और जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 30 करोड़ से ज्यादा है इन 3 ईयर में, यानी 30 करोड़ या 30 करोड़ से ज्यादा है आपका नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल में, और पिछले 3 साल में आपने लगातार प्रॉफिट कमाया है, तो आप मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आ सकते हो। और आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी 500 करोड़ की, 500 करोड़ की आपको मिल सकती है ऑटोनॉमी, या फिर आपके नेट वर्थ के इक्वल, यानी जो आपकी कंपनी का नेट वर्थ है या तो फिर उसकी ऑटोनॉमी आपको मिल सकती है, यानी उतने का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, या फिर 500 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन दोनों में से जो लोअर है, इन दोनों में से क्या है? जो लोअर है वो आपको बेनिफिट मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। कैटेगरी 2 में आने के लिए had made profit continuously for the last 3 years and should have a positive net worth, यानी इसमें कहा गया सिर्फ 3 साल तक प्रॉफिट कमाना होगा और आपकी पॉजिटिव नेट वर्थ है, तो आप मिनी रत्न कैटेगरी 2 में एलिजिबल हो। आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी 300 करोड़ की, और आपके जो नेट वर्थ है उसका 50% विच एवर इज लोअर, यानी अगर आप कैटेगरी 2 में हैं तो कैटेगरी 2 में सिंपल क्राइटेरिया है, 3 साल तक प्रॉफिट कमाओ और क्या करो, आपका पॉजिटिव नेट वर्थ है, तो आपको मिनी रत्न कंपनी 2 का स्टेटस मिल जाएगा, और आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी या तो 300 करोड़ की या फिर आपके नेट वर्थ का 50% जो भी लोअर है। अगर कैटेगरी 1 में हो तो यानी 3 साल तक प्रॉफिट कमाया है, और ये 3 साल का नेट प्रॉफिट आपका 30 करोड़ होना चाहिए, 30 करोड़ या ज्यादा। तो इसमें आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी 500 करोड़ की, या फिर आपके नेट वर्थ के इक्वल जो भी लोअर है, ठीक है। तो ये है मिनी रत्न का कंपनी, मिनी रत्न की कंपनी का स्टेटस आपको मिल गया। फिर उसके बाद आप नवरत्न कंपनी का स्टेटस पाना चाहते हो, तो फिर आपको नवरत्न कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल करना है, और नवरत्न मिल गया तो फिर आप महारत्न कंपनी का स्टेटस पाने के लिए आपको अलग क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया सबको? हाँ या ना बच्चे? नहीं? क्या बात है, कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे पास, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी बच्चे, यहां तक समझ में आया? यस और नो? गुड, चलो बढ़िया। अब मिनी रत्न कौन कौन सी कंपनी है? तो 14 मिनी रत्न कंपनीज हैं हमारे इंडिया की। अब 14 मिनी रत्न कंपनीज मैंने यहां पर लिख दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, भारत डायनेमिक लिमिटेड, BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, कोचिंग शिपयार्ड, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स, ठीक है, गोवा शिपयार्ड, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, इंडियन केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन,
ठीक है, इरकॉन इंटरनेशनल और मैजागोन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, ये आपके लिए क्या है, 14 मिनी रत्न कंपनीज का स्टेटस है। ठीक है, डन। मैम बुक में कैटेगरी 1 में 300 करोड़ और कैटेगरी 2 में 150 करोड़ है मैम, क्या करूं? नहीं बेटा, ये आपके लिए अपडेटेड है, नहीं वो है तो वो मिस प्रिंट है, मैंने ये आपके लिए अपडेटेड लिखा है। ठीक है, डोंट वरी, कैटेगरी 1 में 500 करोड़ है, कैटेगरी 2 में 300 करोड़ है। ठीक है, डन है बच्चा, ये अपडेटेड है। डन, तो तीनों चीज समझ में आ गए, मिनी रत्न, महारत्न और आपके लिए नवरत्न, तीनों अच्छे से समझ में आ गया गाइस? कोई दिक्कत यहां पर तो पूछो जल्दी से। डन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने 3 टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ ली। अब एक बार मैं आपको माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस भी बता दूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस कैसे डिफाइन होता है? ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए आप कैटेगरी देख लो, क्राइटेरिया देख लो। अगर आपकी इंडस्ट्री जो है माइक्रो कहला रही है तो वो किस आधार पर कहला रही है, ये देखो। अगर आपकी इंडस्ट्री माइक्रो कहला रही है बच्चे, तो वो किस आधार पर कहला रही है? आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए, लेस देन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट सालाना 1 करोड़ से कम, ठीक है, एनुअल, ठीक है, एनुअल कहा जा रहा है, एनुअल ऊपर लिखा है, इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से कम और एनुअल टर्नओवर आपका 5 करोड़ से कम है, तो आप माइक्रो में आते हो। स्मॉल में आने के लिए आपको क्या है? स्मॉल में आना है कि आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होगा और टर्नओवर 50 करोड़ से कम। यानी अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो माइक्रो, 10 करोड़ तक 50 करोड़ तक आपका टर्नओवर है और 10 करोड़ तक आपका इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल। और मीडियम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 20 करोड़ से कम सालाना, एनुअल, और टर्नओवर, या इन्वेस्टमेंट तो टोटली होता है बच्चे, सालाना का मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो टोटली होता है, टर्नओवर एनुअल होता है। एनुअल टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ माइक्रो, एनुअल टर्नओवर अप टू 50 करोड़ स्मॉल, एनुअल टर्नओवर अप टू 100 करोड़ दैट इज मीडियम। ठीक है, डन। तो ये है आपके लिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन। लिख लो बच्चे इसे भी, ये सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है, लिख लो इसे भी। डन। तो बताओ, आज की क्लास अच्छे से समझ में आई इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड की? तो ये था तुम्हारा कंप्लीट इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड का टॉपिक, हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। मैंने आपको बताया इंडस्ट्री क्या होता है, मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है, मैंने आपको कोर सेक्टर्स डिफाइन करे, फिर मैंने आपको महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनीज का बारे में बताया, फिर मैंने आपको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस बताया। पहले बताओ, आज की क्लास अच्छे से समझ में आई? हाँ जी बच्चे, अच्छे समझ में आ गई गाइस? डन। तो ये थी आपकी इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड का कंप्लीट चैप्टर, जो कि अब फाइनली फिनिश होता है। ठीक है,